नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओपी वर्मा आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्लांट एनाटॉमी पादप शारीरिकी से संबंधित चर्चा करने वाले हैं, जिसमें प्लांट टिश्यू के विभिन्न प्रकार के टाइप, इनकी प्रॉपर्टी, उनके महत्वपूर्ण कार्य, सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट टिश्यू सिस्टम आदि पर चर्चा करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं प्लांट एनाटॉमी पादप शारीरिकी। प्लांट एनाटॉमी देखिए, एक शब्द होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को बोलते हैं आकारिकी, और आकारिकी का मतलब होता है जब हम कोई भी जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, उसके अंदर केवल एक्सटर्नल जो संरचनाएं होती हैं, बाहर से वो कैसा दिखाई देता है, बड़ा है, छोटा है, लंबा है, चौड़ा है, या हरा है, पीला है, या उसकी व्यवस्था बाहर से कैसी है, इसका अध्ययन जब करते हैं कोई भी जीव जंतु या पादप का, तब उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ाई करते हैं अपन बाह्य संरचनाओं का अध्ययन। तो इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आती हैं, बाह्य संरचना। ठीक है। दूसरा जो टर्म है अपने लिखा है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है शारीरिकी, और शारीरिकी का मतलब होता है कि कोई भी जीव की जब आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, यदि वो जंतु है तो उसे जंतु शारीरिकी कहेंगे, एनिमल एनाटॉमी, और यदि प्लांट है तो उसे पादप शारीरिकी कहते हैं। तो इसमें आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्लियर बात। नेक्स्ट एक शब्द आता है फिर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कार्य की। जैसे हमारे शरीर के जो विभिन्न सिस्टम होते हैं, उन्हें एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। पादपों के अंदर फोटोसिंथेसिस है, प्लांट रेस्पिरेशन है, या प्लांट ग्रोथ है, प्लांट न्यूट्रिशन है। ये सब शारीरिकी के अंदर के फिजियोलॉजी कार्यकी के अंदर पढ़ते हैं। तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है कार्य की, अर्थात विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं जीवों के शरीर के अंदर, चाहे जंतु है या पादप है, उन सभी की विभिन्न उपापचय क्रियाओं का अध्ययन जब करेंगे तब उसे फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एक शब्द होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। कौन सा विज्ञान होता है? कोशिका विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान जिसके अंदर सेल का अध्ययन करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ का निर्माण होता है तो किसी भी चीज़ का निर्माण करने वाली जो सबसे छोटी संरचना होती है उसे कहते हैं कोशिका। क्या कहा जाता है? कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। और जब सेल ग्रुप बना लेती है, समूह बना लेती है, तब उसी को कहा जाता है ऊतक, टिश्यू कहते हैं, टिश्यू। और ऊतकों से आगे चलकर बन जाते हैं अंग, अंगों से आगे चलकर बनते हैं ऑर्गन, अंगों से बनते हैं तंत्र, और तंत्रों से मिलकर बन जाता है शरीर। तो कह सकते हैं कि किसी भी जीव का निर्माण करने वाली जो सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है उसे सेल कहते हैं। और सेल का अध्ययन जब विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है तब उसे क्या कहेंगे? साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? सेल का अध्ययन होता है। कोशिकाओं के ऐसे समूह जो कि उत्पत्ति में, संरचना में और कार्य में समान होते हैं। उत्पत्ति, ओरिजिन, संरचना, स्ट्रक्चर और कार्य, फंक्शन में समान होते हैं, उन्हीं कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। और ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी।
कौन सी लॉजी? हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान के नाम से जानते हैं, या औतिकी कहा जाता है। तो ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी होती है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के टिश्यूज का अध्ययन करते हैं। टिश्यू का मतलब होता है कि कोशिकाओं के ऐसे समूह जो उत्पत्ति में, संरचना में और कार्य में समान हों। ध्यान रहे कि कभी कभी जो ऊतक होते हैं वो संरचना में और कार्य में भिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी उत्पत्ति में भिन्न नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने समझें तो हमारी हड्डी, अस्थि और ब्लड दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण होते हैं, लेकिन दोनों की जो संरचना होती है उसमें फ़र्क होता है, दोनों के कार्य में फ़र्क होता है, क्योंकि ब्लड शरीर का सबसे कोमल टिश्यू है, जबकि बोन हमारे शरीर का सबसे हार्ड टिश्यू होता है, सबसे कठोर ऊतक होता है। तो संरचना में अंतर हुआ। कार्य में देखें तो हड्डी जो होती हैं, बोन्स होती हैं, वो हमारे शरीर का कंकाल बनाती हैं, हमारे शरीर को आकार आकृति प्रदान करती हैं, जबकि जो ब्लड है वो विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थ दोनों का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। इसलिए इनके कार्य भिन्न हैं, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति होती है वो बोन्स और कार्टिलेज दोनों की ही, बोन्स है, कार्टिलेज है, ब्लड है, ये मीजोडर्म से बनते हैं। इसलिए उत्पत्ति हमेशा समान होना जरूरी है। तो आपको याद रखना है कि कोशिकाओं के ऐसे समूह जो उत्पत्ति में, संरचना में और कार्य में समान होते हैं। तो जो ऊतक है, टिश्यू, उसका मतलब क्या हुआ? तो कोशिकाओं के ऐसे समूह, सेल्स के ऐसे समूह जो उत्पत्ति, संरचना, कार्य में समान होते हैं। क्लियर बात? उत्पत्ति में समान हो, संरचना में और कार्य में। अब आपको याद रखना है कि ये जो तीनों शब्द लिखे हैं उनमें से उत्पत्ति हमेशा ही टिश्यू की समान रहेगी, जबकि कार्य और संरचना भिन्न भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक शब्द सर्वप्रथम एन ग्रीव ने दिया था। तो पादपों में ऊतक शब्द का प्रयोग करने वाले हैं एन ग्रीव। एनिमल टिश्यू शब्द सर्वप्रथम वाइकार्ट ने दिया था। वाइकार्ट ने सबसे पहले एनिमल टिश्यू शब्द का यूज किया और प्लांट टिश्यू शब्द का प्रयोग करने वाले थे एन ग्रीव। फादर ऑफ प्लांट एनाटमी एन ग्रीव को माना जाता है। एन ग्रीव को फादर ऑफ प्लांट एनाटमी कहा जाता है। तो फादर ऑफ प्लांट एनाटमी कौन है? एन ग्रीव। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटमी, के ए शर्मा को फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटमी के नाम से जाना जाता है। तो ये भारतीय पादप शारीरिकी के जनक हैं के शर्मा, जबकि फादर ऑफ प्लांट एनाटमी हैं एन ग्रीव। एनिमल टिश्यू शब्द का यूज किया था वाइकार्ट ने, जबकि प्लांट टिश्यू शब्द का यूज किया था एन ग्रीव ने। टिश्यू का मतलब कोशिकाओं की ऐसे समूह जो कि उत्पत्ति में, संरचना में और कार्य में समान होते हैं। तीनों में समान ना हो लेकिन उत्पत्ति में हमेशा ऊतक समान होंगे, तभी उन सेल्स के ग्रुप को टिश्यू शब्द कहा जाएगा। और टिश्यू का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी, जबकि सेल का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी सेल का अध्ययन होता है, हिस्टोलॉजी
टिश्यूज का अध्ययन होता है। क्लियर बात। नेक्स्ट फिर अपन देखते हैं कि पादपों के अंदर जो टिश्यूज हैं, पादपों में ऊतक हैं, पादप ऊतक, वो मुख्यतया दो प्रकार के हैं। एक ऊतक होते हैं उन्हें बोलते हैं विभज्योतक। कौन से ऊतक कहेंगे उन्हें? विभज्योतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं उन्हें। दूसरे जो ऊतक हैं उन्हें बोलते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। तो दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, स्थायी ऊतक और विभज्योतक। देखिए स्थायी ऊतक कब कहा जाएगा? तो स्थायी ऊतक का मतलब होता है कि जब स्थायी ऊतक वे होते हैं जिनके अंदर कोशिकाओं में लगातार सेल डिवीजन चलते रहते हैं, अर्थात इनका जो सेल साइकिल होता है, जो G1, S, G2, M, इन चारों स्टेज से हमेशा कंटिन्यू रहता है, लगातार चलता रहता है, तब उन्हें बोलते हैं विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक। और जब किसी भी सेल के अंदर कोशिका चक्र एक बार चल जाता है, दोबारा G1 स्टेज में आकर रुक जाता है, तब उन्हें स्थायी ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो ये जो ऊतक होते हैं ये अविभेदित पादप ऊतक होता है। ये कैसा ऊतक होता है? अविभेदित पादप ऊतक है। अनडिफरेंशिएटेड होता है। अविभेदित, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है जिसके अंदर कोशिका चक्र हमेशा चलता रहता है, जिसमें रूपांतरण होते रहते हैं, नई नई संरचनाओं का निर्माण करता है, तब उसे अविभेदित कहते हैं। और ये जो ऊतक होता है ये विभेदित ऊतक होता है। विभेदित ऊतक है। क्लियर बात। डिफरेंशिएटेड टिश्यू, डिफरेंशिएशन का मतलब कि अब उसमें रूपांतरण हो चुके हैं, उसे जिन संरचनाओं का निर्माण करना था वो कर चुका है, अब उसमें आगे किसी भी प्रकार का रूपांतरण नहीं होता। नेक्स्ट फिर देखते हैं कि ये जो ऊतक है इनका सेल साइकिल, इनका कोशिका चक्र G1, S, G2, M में गतिशील रहता है। इनका जो कोशिका चक्र होगा वो हमेशा इस चक्र में, अर्थात G1, S, G2 और M इन स्टेज में हमेशा गतिशील रहेगा, जबकि इनका जो कोशिका चक्र है, इनका कोशिका चक्र G1 अवस्था में रुक जाता है। इनका कोशिका चक्र कौन सी स्टेज में रुका रहता है? G1 अवस्था में। देखिए ध्यान रखें कि जो कोशिका चक्र अपन पढ़ते हैं तो कोशिका चक्र के अंदर आते हैं G1, S, G2 और M, ये स्टेज होती हैं। ये जो G1 अवस्था होती है जो सबसे लंबी अवस्था भी है, जिसमें RNA का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जबकि जो S है जिसे सिंथेटिक फेज कहते हैं, इस S या सिंथेटिक फेज के अंदर DNA का रेप्लिकेशन होता है, DNA प्रतिकरण की क्रिया होती है। G2 अवस्था जो होती है जिसके अंदर अगले विभाजन की वास्तविक तैयारी होती हैं, यूँ कह सकते हैं कि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में कोशिका ATP या ऊर्जा का संग्रह कर लेती है। इस G2 अवस्था के अंदर ही ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन वही होती है जिससे आगे चलकर स्पिंडल फाइबर्स या तर्कु तंतु बनते हैं। M अवस्था जो होती है जिसे वास्तविक डिवीजन फेज कहते हैं, माइटोसिसल फेज होती है, ये सबसे छोटी अवस्था होती है। तो इनमें जो G1 अवस्था है वो सबसे लंबी होती है और M अवस्था सबसे छोटी होती है। जब कोशिका चक्र चलता है तो G1 स्टेज से पहुंचता है M स्टेज में। ये G1 स्टेज को जब क्रॉस कर जाता है तो बाकी की किसी भी स्टेज में ये नहीं रुकता। लेकिन जो स्थायी ऊतक हैं उनके अंदर एक बार तो ये साइकिल चल जाता है, एक बार साइकिल पूरा हुआ और आगे चलकर इसी स्टेज में रुक जाता है G1 में, और जब ये रुक जाता है
तब इसे बोलते हैं G0। तो यदि G0 स्टेज लिखा है, G0 स्टेज लिख दिया है, इसका मतलब है कि अब कोशिका विभाजन नहीं हो रहे हैं, अर्थात जो कोशिका चक्र है वो कोशिका चक्र रुकी हुई अवस्था में है। तो कोशिका चक्र जब रुक जाता है तो जीवन अवस्था में रुकेगा, जिसे G0 फेज कहते हैं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि कौन से टिश्यूज हैं जिनके कोशिका चक्र जीवन अवस्था में रुका हुआ होता है। स्थायी ऊतक होते हैं। स्थायी ऊतक पूरी तरह विभेदित पादप ऊतक होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू के उदाहरण होते हैं। और कोशिका चक्र का जो क्रम रहता है वो हमेशा G1 S G2 M इस स्टेज में होते हुए रहेगा। और ये जो क्रम है, ये क्रम सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी है। सेकंड ग्रेड में पूछा था कि कोशिका चक्र का सही क्रम क्या है, तो G1 S G2 M। इनमें सबसे लंबी अवस्था G1 होती है, सबसे छोटी अवस्था M फेज होती है। क्लियर बात। नेक्स्ट है इनकी सेल्स। इनकी सेल में भोजन संग्रह नहीं होता है, भोजन संग्रह नहीं होता। देखिए, भोजन का संग्रह इसलिए नहीं होता क्योंकि इनके अंदर उपापचय जो क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, वो स्पीड से चलती हैं, तेज गति से इनमें उपापचय क्रियाएं होती हैं। इसलिए उनमें भरा हुआ जो संग्रहित भोजन है वो मेटाबॉलिक क्रियाओं के दौरान ऑक्सीकृत हो जाता है, खर्च हो जाता है। अर्थात इनमें जब विभाजन होंगे तो उसके लिए पर्याप्त एटीपी या ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, और वही ऊर्जा जो सेल के अंदर बनी है वो भोजन के ऑक्सीकरण से ही बनती है। इसलिए इनमें संग्रहित भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है, अतः इनमें संग्रह होता ही नहीं है। इनके अंदर सेल में भोजन का संग्रह होता है, सेल में भोजन का संग्रह होता है। तो इनमें भोजन का संग्रह होगा, उनके अंदर भोजन का संग्रह नहीं होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, या नहीं होता। ये जो सेल्स होती हैं इनमें सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते, इसका मतलब होता है जो सेल्स होती हैं वो एकदम पास होती हैं, एकदम पास होती हैं। इसीलिए इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो लगभग एब्सेंट ही रहते हैं। जबकि इनकी जो सेल्स होती हैं इनके बीच में गैप ज़्यादा होता है, गैप ज़्यादा होता है। इसलिए इनके बीच में इंटरसेलुलर अंतरकोश के स्थान ज़्यादा होते हैं। तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। यानी जो सेल्स होती हैं वो हल्की सी दूर स्थित होती हैं, दूर होती हैं, इसलिए इनके बीच में गैप होते हैं। क्लियर बात। नेक्स्ट है कि इनकी जो सेल्स होती हैं इनमें केंद्रक बड़ा होता है, बड़ा होता है। और इनका जो केंद्रक होता है, इनका केंद्रक सेल में अपेक्षाकृत छोटा होता है। अपेक्षाकृत कैसा होगा? छोटा, स्मॉल न्यूक्लियस पाया जाता है। देखिए, किसी भी सेल के अंदर जब डिवीजन होते हैं या किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है तो उस मेटाबॉलिक रिएक्शन का नियंत्रण करने का काम या कोशिका के अंदर विभाजन का नियंत्रण करने का काम न्यूक्लियस करता है। केंद्रक यदि बड़ा होगा तो साइटोप्लाज्म की गतिविधियों पर नियंत्रण अच्छे से हो पाएगा। जब अपन सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन
का मत के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस पहले केंद्रक का विभाजन होता है। किसी भी कोशिका के विभाजन के समय पहले केंद्रक का विभाजन होगा, बाद में साइटोप्लाज्म का होता है। और जब केंद्रक का विभाजन होता है तब उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और जब साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तब उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जब किसी भी इस ऊतक की जो सेल्स हैं इनके बीच में जब लगातार विभिन्न प्रकार के डिवीजन चलते रहते हैं तो उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए केंद्रक का बड़ा होना जरूरी है। जबकि ये जो इस स्थायी ऊतक की जो सेल्स होती हैं, इन स्थायी ऊतक की सेल्स के बीच में सेल डिवीजन रुक जाता है। जब सेल डिवीजन रुक जाएगा तो केंद्रक को ज़्यादा साइटोप्लाज्म पर नियंत्रण की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए इनमें जो न्यूक्लियस है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है, जब इनके अंदर न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। इनकी दूसरी खास बात यह भी है कि जो विभज्योतक है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनमें भरा हुआ जो साइटोप्लाज्म जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं वो साइटोप्लाज्म एकदम सघन होता है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिका अंगक ज़्यादा होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा क्यों होंगे? क्योंकि इनमें कोशिका चक्र गतिशील रहता है, इसमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे। उधर विभाजन होते नहीं हैं, इसलिए इनके अंदर कंपेरेटिवली माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएंगे? कम होते हैं। तो लिख सकते हैं कि इनका जो साइटोप्लाज्म है कोशिका द्रव्य, इनका साइटोप्लाज्म अत्यधिक सघन होता है, अत्यधिक सघन होता है, सघन होता है। जबकि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, इनका साइटोप्लाज्म सघन की जगह कैसा हो जाएगा? विरल होता है, विरल होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है कोशिका द्रव्य विरल होता है। ये सघन होने का मतलब लिख सकते हैं कि अर्थात जो कोशिका अंगक होते हैं, अर्थात कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। अंगक ज़्यादा होते हैं। विरल होता है, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि जो कोशिका अंगक होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो कम होते हैं, अंगक कम होते हैं। क्लियर बात? तो ये मेन इनके अंदर डिफरेंस होते हैं जो कि विभज्योतक को स्थायी ऊतकों से अलग करते हैं। तो ये अविभेदित है, वो विभेदित है। इनमें कोशिका चक्र हमेशा गतिशील रहता है, उसमें कोशिका चक्र जीवन अवस्था में रुक जाता है। इनमें भोजन का संग्रह नहीं होता, उधर भोजन का संग्रह होता है। इनकी सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, मतलब सेल्स होते एकदम एक दूसरे के क्लोज होती हैं। सेल्स जो होती हैं उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, जबकि इधर गैप होता है। इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, जबकि इनका न्यूक्लियस कंपैरेटिवली छोटा होता है। न्यूक्लियस बड़ा होने की वजह से कोशिका द्रव्य पर नियंत्रण न्यूक्लियस का अच्छे से रह पाता है, और साइटोप्लाज्म पर न्यूक्लियस का जो नियंत्रण होता है उसे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं, KI के नाम से जानते हैं। तो KI का मतलब होता है कि कोशिका द्रव्य की गतिविधियों पर न्यूक्लियस कितना अच्छे से नियंत्रण कर पा रहा है, उसे KI कहते हैं। इनके इस विभज्योतक के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें कोशिका अंगक ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है या सेंट्रियोल ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि इनके अंदर कंपैरेटिवली क्या होता है? कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जो विभज्योतक हैं, विभज्योतक उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। विभज्योतक, मेरिस्टेमेटिक, विभज्योतक को अलग अलग तरीके से विभाजित किया जा सकता है।
पहला जो इसका विभाजन किया जाता है वो करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो विभज्योतक होते हैं वो पहला होता है प्राक विभज्योतक। प्राक विभज्योतक, प्रोमेरिस्टेम जिसे कहते हैं। प्रोमेरिस्टेमेटिक। दूसरा होता है प्राथमिक विभज्योतक या प्राइमरी। तीसरा होता है द्वितीयक विभज्योतक या सेकेंडरी। ये उत्पत्ति के आधार पर होता है, यानी इसकी जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है, वो किसकी वजह से होता है, उसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर इन्हें कितने के प्रकार में बांट सकते हैं? प्राक विभज्योतक। देखिए प्राक विभज्योतक, प्रोमेरिस्टेम, कोई भी चीज़ के आगे यदि प्रो शब्द लग जाता है तो इसका मतलब होता है प्रीमिटिव, अर्थात आदिम स्ट्रक्चर या अल्प विकसित संरचना, या यूँ कह सकते हैं कि उसके अंदर रूपांतरण या विभेदन अभी बाकी है। तो कोई भी स्ट्रक्चर जो सबसे ज़्यादा प्रीमिटिव होती है, आदिम होती है, जिसमें अभी रूपांतरण बाकी होते हैं, उसे प्राक विभज्योतक कहते हैं। तो ये सबसे पहले भ्रूणावस्था के दौरान बनने वाला टिश्यू होता है। तो ये कब बनेगा? सबसे पहले बनता है भ्रूणावस्था के दौरान ये टिश्यू। प्राइमरी जो होता है वो, प्राइमरी का मतलब जो प्राक विभज्योतक से पहली बार बनता है। तो अपन यूँ समझ सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा होगा? प्राक विभज्योतक होगा, प्राक विभज्योतक। और प्राक विभज्योतक तो कब होगा? ये भ्रूणावस्था में, ये भ्रूणावस्था से ही उपस्थित होता है, भ्रूणावस्था से ही उपस्थित होगा। ठीक है। जो दूसरा प्राथमिक है, ये प्राथमिक का मतलब क्या होगा? तो प्राथमिक शब्द हम तब यूज करते हैं जो प्राक विभज्योतक से पहली बार बनता है। प्राक विभज्योतक से पहली बार बनता है, पहली बार बनता है। प्राक विभज्योतक प्रोमेरिस्टेम से जब पहली बार बनने वाला जो टिश्यू होगा उसे प्राइमरी कहेंगे। और प्राइमरी वाला जो होता है उसका काम होता है लंबाई बढ़ाना। क्या बढ़ाता है ये? लंबाई। तो लंबाई में वृद्धि करवाता है, इसीलिए लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो जब कोई भी पादप के शीर्ष भाग जैसे प्रोशीर्ष है या मूल शीर्ष है, उनके अंदर जब लंबाई में ग्रोथ होती है तो उसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है, ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किससे बनता है? प्राक विभज्योतक से। और प्राक विभज्योतक वो होता है जो किसी भी पादप के अंदर भ्रूणावस्था में ही उपस्थित होता है, भ्रूणावस्था के अंदर ही उपस्थित होता है। तीसरा जो ऊतक है जिसे अपन बोलते हैं द्वितीयक ऊतक, द्वितीयक सेकेंडरी। देखिए द्वितीयक का मतलब होता है कि वह टिश्यू जो कि पहले से उपस्थित नहीं होता, लेकिन जब स्थायी ऊतक की कोशिकाओं के अंदर विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। स्थायी ऊतक, अब चूंकि स्थायी ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती, लेकिन फिर भी स्थायी ऊतक की कुछ कोशिकाएं जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान विभाजन की क्षमता उत्पन्न कर लेती है, तब उससे बनने वाले टिश्यू को बोलेंगे सेकेंडरी। क्लियर? अर्थात जो स्थायी ऊतक की कोशिकाओं में, की सेल में विभाजन की क्षमता उत्पन्न होने के कारण बनता है।
तो स्थायी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सामान्यतः विभाजन की क्षमता नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कुछ ऊतक की कोशिकाएं विभाजन की क्षमता उत्पन्न कर भी लेती हैं, तब उससे जो टिश्यू बनेगा उसे बोलेंगे द्वितीयक विभज्योतक। तो स्थायी ऊतक की कोशिका में विभाजन की क्षमता उत्पन्न होने के कारण बनता है। यह जो क्रिया होती है, यह क्रिया विभेदन कहलाती है। क्या कहेंगे इसको? विभेदन, या इसी का दूसरा नाम होता है निर्विभेदन। तो इसी को विभेदन कहते हैं या निर्विभेदन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। तो इसे डी डिफ्रेंशिएशन भी कहा जाता है, डी डिफ्रेंशिएशन। तो डी डिफ्रेंशिएशन या विभेदन। तो डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि स्थायी जो संरचनाएं होती हैं, यदि उनमें विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो उससे विभज्योतक ऊतक का निर्माण होता है। ऐसा सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान होता है। तो ये ऊतक जो प्राक विभज्योतक है, ये भ्रूणावस्था से ही होता है। प्राथमिक होता है वो प्राक विभज्योतक से पहली बार बनने वाला ऊतक होता है, जिसकी वजह से किसी भी पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। और जो सेकेंडरी है, द्वितीयक है, ये पहले से नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान स्थायी ऊतक की कुछ कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस ऊतक का निर्माण होता है। और जब स्थायी ऊतक की कोशिकाओं के से यदि विभज्योतक का निर्माण होता है, तब उस क्रिया को बोलते हैं निर्विभेदन या विभेदन कहा जाता है। तो निर्विभेदन या विभेदन के नाम से जानते हैं। ये जो शब्द है निर्विभेदन, इस शब्द को सेकंड ग्रेड के पेपर में भी पूछा गया था। तो ये आरपीएससी के पेपर में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में पूछा था कि स्थायी ऊतक की कोशिका में विभाजन की क्षमता की उत्पन्न होने की वजह से बनने वाला जो विभज्योतक है, उसके बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो निर्विभेदन या डी डिफरेंशिएशन या विभेदन के नाम से जाना जाता है। ये हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर। क्लियर? नेक्स्ट अपन अब देखते हैं स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर, ये किसके आधार पर पढ़ रहे हैं अपन? अब स्थिति, यानी कि कोई भी जो प्लांट टिश्यू है, विभज्योतक है, वो पादप में कहाँ पर पाया जाता है, इस आधार पर। इसमें जो पहला है उसे बोलते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। कौन सा कहेंगे उसे? शीर्षस्थ विभज्योतक, एपाइकल मेरिस्टेम। एपाइकल मेरिस्टेम का मतलब होता है शीर्षस्थ विभज्योतक। किसी भी पादप के अंदर दो शीर्ष भाग होते हैं, एक को प्रोशीर्ष कहते हैं, एक को मूल शीर्ष कहते हैं। मूल शीर्ष नीचे की तरफ जमीन के अंदर होता है, जिससे आगे चलकर जड़ या मूल तंत्र का निर्माण होता है। प्रोशीर्ष वाला ऊपर की तरफ जाता है, जिससे शीर्षस्थ भाग या शीर्षस्थ ग्रोथ होती है प्रोशीर्ष भाग में, जिससे आगे तने का, पत्तियों का, शाखाओं का, पुष्प का आदि का निर्माण होता है। तो जमीन से ऊपर की तरफ जो भाग जाता है उसे प्रोशीर्ष बोलते हैं, शूट एपेक्स कहते हैं। नीचे की तरफ जाता है उसे मूल शीर्ष कहा जाता है। तो ये कहाँ पर उपस्थित होगा? किसी भी पादप के अंदर शीर्षस्थ भागों में पाया जाता है। तो ये शीर्षस्थ भागों में होगा, शीर्षस्थ भागों में उपस्थित, शीर्षस्थ भागों में। और शीर्षस्थ भाग कितने होते हैं एक पादप के अंदर? दो होते हैं। एक होता है प्रोशीर्ष और एक होता है मूल शीर्ष। प्रोशीर्ष और मूल शीर्ष। प्रोशीर्ष शूट एपेक्स जिसे कहते हैं, मूल शीर्ष रूट एपेक्स जिसे कहते हैं। तो इन भागों में पाया जाता है। यानी कि कोई भी जो पादप का वह भाग जो ऊपर की तरफ ग्रोथ करवाता है, ये इसे भूमिगत भाग मान लें। तो नीचे की तरफ भी ग्रोथ होगी, ऊपर की तरफ भी ग्रोथ होती है। तो ये जो वाला भाग है इसे बोलते हैं प्रोशीर्ष, ये वाला भाग होगा इसे मूल शीर्ष कहते हैं।
जिसकी वजह से नाम से पता चल रहा है कि आगे चलकर इसमें क्या निकलेंगी, मूल का निर्माण, और इससे आगे चलकर किसका निर्माण हो जाएगा, पत्ती का निर्माण होगा, शाखाओं का निर्माण होगा। तो इन भागों के अंदर ग्रोथ करवाता है। और जो शीर्षस्थ भाग है उसकी वजह से किसी भी पादप की लंबाई बढ़ती है, और लंबाई में जो वृद्धि होती है इससे लंबाई बढ़ती है, इससे लंबाई बढ़ती है। और लंबाई में वृद्धि होगी तब उसे कौन सी वृद्धि कहा जाता है, देखें, उसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो जब किसी भी पादप के अंदर जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, लंबाई बढ़ती है, वो शीर्षस्थ भाग, शीर्षस्थ विभज्योतक की वजह से होती है। शीर्षस्थ विभज्योतक शीर्षस्थ भाग एपाइकल पार्ट में होता है, जिसे प्रोशीर्ष या मूल शीर्ष कहते हैं। प्रोशीर्ष ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ मूल शीर्ष जाता है। दूसरा जो विभज्योतक है उसे बोलते हैं अंतर्विष्ट विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक। अंतर्विष्ट इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। देखिए अंतर्विष्ट का मतलब क्या है कि वह विभज्योतक जो स्थायी ऊतकों के बीच में पाया जाता है। जैसे माना कि ये कोई पादप का शीर्ष भाग है, यहाँ पर से पत्ती निकल रही है, यहाँ भी पत्ती निकल रही है, ठीक है। यहाँ जहाँ जिस भाग से पत्ती निकलती है, जिस भाग से क्या निकलेगी, पत्ती, लीफ का निर्माण होता है, ये वाला भाग, इसे बोलते हैं नोड। क्या कहा जाता है इसको, नोड कहते हैं। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर, इसे नोड कहा जाता है, पर्व कहा जाता है, पर्व कहते हैं नोड। ये वाला भाग भी क्या है, नोड है। और ये जो बीच का स्थान यहाँ से लेकर यहाँ तक का बीच का जो स्थान बच गया उसे बोलेंगे इंटरनोड। तो ये जो नोड और इंटरनोड पर्व या पर्व संधि वाले भाग होते हैं, उन जगह पर पाए जाने वाला जो ऊतक होता है उसका नाम क्या होगा, अंतर्विष्ट विभज्योतक होगा। यानी पर्व और पर्व संधियों में पाया जाता है। कहाँ पर मिलेगा, यह है पर्व व पर्व संधियों में, नोड और इंटरनोड संधियों में पाया जाता है। क्लियर बात। इसकी वजह से भी पर्व और पर्व संधियों की लंबाई बढ़ती है, अर्थात इसकी वजह से भी प्राथमिक ग्रोथ होती है। तो ये प्राथमिक ग्रोथ करवाता है, सेकेंडरी ग्रोथ, तो ये भी प्राथमिक ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। तीसरा जो विभज्योतक है वो है पार्श्व विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक। लेटरल मेरिस्टेम। देखिए लेटरल का मतलब होता है कि वह विभज्योतक जो किसी भी पादप के पार्श्व भागों में, परिधीय भागों में या बगल वाले भागों में उपस्थित होता है, जिसकी वजह से किसी भी पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। तो ये परिधीय भागों के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर मिलेगा, ये परिधीय भागों में। यह है परिधीय या पार्श्व भागों में, पार्श्व भागों में उपस्थित होगा, उपस्थित। इससे मोटाई या घेरा बढ़ता है, एरिया बढ़ता है। क्लियर। तो देखिए इससे क्या बढ़ेगी, इससे क्या बढ़ी, लंबाई बढ़ती है। तो लंबाई में वृद्धि किसकी वजह से होती है, शीर्षस्थ की वजह से होती है। जबकि किसी भी पादप की जो मोटाई या घेरा बढ़ता है, मोटाई या घेरा, ये पार्श्व विभज्योतक की वजह से होता है। और जब किसी के अंदर
पार्श्व विभज्यों तक ग्रोथ करेगा तो उससे एनुअल रिंग या वार्षिक बलों का निर्माण भी होता है, जिसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो पार्श्व विभज्योतक की क्रियाशीलता से होती है। पार्श्व विभज्योतक किसी भी पादप के लेटरल पार्ट या बिसाइड्स पार्ट, जो बगल वाली साइड होती हैं, उनके अंदर होता है, जिसकी वजह से मोटाई बढ़ती है, टोटल क्षेत्रफल बढ़ता है, एरिया बढ़ता है या वार्षिक बलों की संख्या बढ़ती है। तो वार्षिक बलों की संख्या जो बढ़ती है वो पार्श्व विभज्योतक की वजह से होती है, इसकी वजह से मोटाई बढ़ेगी। नोड इंटरनोड वाले भागों में होगा उसे इंटर कैलरी मेरिस्टेम अंतर्विष्ट विभज्योतक कहते हैं, जिससे पर्व और पर्व संधियों की लंबाई बढ़ती है। जैसे घास के अंदर है, बांस के अंदर है, पुदीना के अंदर ये पाया जाता है। एपाइकल जो शीर्ष वाला भाग है उसके अंदर शीर्षस्थ विभज्योतक शीर्ष वाले भागों में होगा। शीर्ष वाले भाग अर्थात प्रोशीर्ष और मूल शीर्ष के अंदर, जिसकी क्रियाशीलता से पादप की लंबाई में ग्रोथ होती है। तो ये अपने विभज्योतक उत्पत्ति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। अब देखते हैं कार्य के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे? कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर विभज्योतक, कार्य के आधार पर विभज्योतक। इसमें पहला है प्रोटोडर्म। कौन सा है? प्रोटोडर्म या अधित्वक। देखिए, अधित्वक तब बोलते हैं जब जिसकी क्रियाशीलता की वजह से पादपों के अंदर एपिडर्मिस बनती है। एपिडर्मिस, तो इसकी जो क्रियाशीलता होगी इससे क्या बनेगा? एपिडर्मिस। इससे एपिडर्मिस बनती है। इससे एपिडर्मिस। और आप जानते हैं कि किसी भी पादप के अंदर जो सबसे बाहर वाली संरचना होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। जंतुओं के अंदर भी सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। तो जंतु पादपों के अंदर सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर को ही क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस का निर्माण कौन से विभज्योतक की क्रियाशीलता से होता है? प्रोटोडर्म की क्रियाशीलता से होता है। दूसरा जो विभज्योतक है वो है प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम, प्राक एधा। प्राक एधा, इससे जाइलम व फ्लोएम बनते हैं। क्या बनेंगे इससे? जाइलम और फ्लोएम। दारू ऊतक और पोषवाहक ऊतक बनते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। याद भी रखना है, इम्पोर्टेंट भी है, इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि जाइलम और फ्लोएम का निर्माण किसकी क्रियाशीलता से होता है? तो प्रोकैम्बियम। अब ध्यान दें कि जो प्रोकैम्बियम है ये किसी भी पादप के अंदर पहले से ही उपस्थित होती है। एक कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम होती है जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनती है, द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनती है। सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। इससे बनने वाले जो जाइलम फ्लोएम होते हैं ये प्राथमिक होते हैं क्योंकि ये पहले से ही उपस्थित होते हैं। तो ये प्रोकैम्बियम की क्रियाशीलता से बनेंगे। और जो जाइलम और फ्लोएम हैं, ये जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर के बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। कौन से टिश्यू कहा जाता है ना? वेस्कुलर टिश्यू या संवहनी ऊतक कहा जाता है। संवहनी ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पदार्थों के परिवहन से रिलेटेड होते हैं। जैसे जो जाइलम है वो जल का परिवहन करता है, फ्लोएम है वो भोजन का परिवहन करता है। जाइलम नीचे से जल को ऊपर पहुंचाता है, फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को नीचे की तरफ लाने का काम करता है। तो ऐसे टिश्यू जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन करने का काम करते हैं वेस्कुलर टिश्यू हैं। वेस्कुलर टिश्यू दो, जाइलम फ्लोएम। और जाइलम फ्लोएम जो होते हैं यदि ये प्राइमरी जाइलम फ्लोएम हैं तो प्रोकैम्बियम से बनेंगे, और यदि ये सेकेंडरी हैं तो वेस्कुलर कैम्बियम से बनेंगे।
कौन सी कैम्बियम होगी वहाँ पर? वेस्कुलर संवहनी एधा से बनते हैं, और जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनती है, जिसे अपन आगे समझेंगे। तीसरे जो टिश्यू हैं, तीसरी स्ट्रक्चर वो है ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक, भरण विभज्योतक, भरण विभज्योतक। देखिए, भरण विभज्योतक का मतलब होता है कि जिसकी क्रियाशीलता से पादपों के अंदर अधिकांश टिश्यू सिस्टम्स का निर्माण होता है आगे चलकर। तो इससे हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ यानी मज्जा, मेडुलरी रेज, हिंदी में बोलते हैं मज्जा रश्मि बनती हैं। इतनी सारी संरचनाओं का निर्माण होता है। किस किस का? हाइपोडर्मिस बनेगी, इससे कॉर्टेक्स बनेगा, एंडोडर्मिस बनेगी, परिरंभ बनेगी, पिथ बनेगी और मेडुलरी रेज। इतनी सारी संरचनाएं जो बनती हैं वो सारी की सारी भरण विभज्योतक की क्रियाशीलता से बनती हैं। देखिए, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कहाँ होती हैं। कोई भी जो पादप टिश्यू की स्ट्रक्चर लेते हैं अपन, जड़, तना, पत्ती, कुछ भी अपन ले रहे हैं, तो जैसे माना ये ट्रांसेक्शन लिया, तो इसमें जो सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर होती है, सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या कहा जाएगा उसको? एपिडर्मिस कहा जाएगा। एपिडर्मिस। ये हो गई एपिडर्मिस। क्लियर? दूसरी जो अंदर की संरचना होती है, दूसरी वाली, इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, इसके अंदर की जो संरचना होती है, इसके अंदर, उसे बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। अब ये जो एंडोडर्मिस और हाइपोडर्मिस हैं, इनके बीच का ये जो भाग होता है, ये बीच का वाला भाग, इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहा जाता है इसे? कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके अंदर की जो साइड है, ये, इसको बोलते हैं पेरिसाइकल। परिरंभ कहते हैं। इसके अंदर पाए जाते हैं वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम हो सकते हैं। ये वेस्कुलर बंडल बनाए मैंने, इन्हें वेस्कुलर बंडल कहते हैं, और वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम दोनों संरचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसके भी एकदम जो सेंटर वाला पार्ट होता है, एकदम सेंटर वाला पार्ट होता है, इस सेंटर वाले भाग को कहते हैं मज्जा। क्या कहा जाता है इसको? मज्जा कहते हैं, पिथ कहते हैं। तो पिथ तने की संरचना में सबसे केंद्रीय वाला भाग होता है, सबसे अंदर का जो पार्ट होता है उसे पिथ या मज्जा कहते हैं। और इनके बीच में ये जो खाली स्थान रह गए, जो वेस्कुलर बंडल मज्जा से निकल करके जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर जो होती हैं ये पेरिसाइकल तक, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं। यूँ
इन्हें बोलते हैं मज्जा रश्मि, पिथरेज। पिथरेज कहें या मेडुलरी रेज कहें, मज्जा रश्मि कहें, एक ही बात है, मेडुलरी रेज या पिथरेज। तो सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किसकी क्रियाशीलता से बनेगी? प्रोटोडर्म की क्रियाशीलता से। उसके अंदर की दूसरी परत है उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस किससे बनती है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से बनती है। उसके अंदर तीसरी परत जो होती है वो कॉर्टेक्स होती है और उसके नीचे होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस है, ये सारी संरचनाएं इस भरण विभज्योतक की क्रियाशीलता से बनती हैं। फिर उसके अंदर होता है पेरिसाइकल परिरंभ। परिरंभ वो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो व्यवस्थित रहते हैं। और ये वेस्कुलर बंडल हैं अर्थात जाइलम और फ्लोएम हैं, ये वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम। अब उसका केंद्र का जो भाग होता है उसे मज्जा कहते हैं। और वेस्कुलर बंडल के बीच में जो खाली सी स्थान है जो कि पित्त से निकल कर जा रहे हैं और पेरिसाइकल तक ये रेज बना रखी है इस तरीके से, जो भोजन और जल का रेडियल कंडक्शन करती हैं और ये संवहन करती हैं, उन्हें बोलते हैं मेडुलरी रेज या पित्त रेज के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने एक आउटलाइन लिखी, इसे बाद में भी कई बार बनाना पड़ेगा, ये चित्र पूरा याद रखना होता है। तो सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर कौन सी है? तो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस किससे बनेगी? प्रोटोडर्म से। तो एपिडर्मिस को याद रख ले, प्रोटोडर्म से। जाइलम फ्लोएम बनता है प्रोकैम्बियम से। बाकी पूरा का पूरा शेष बचा हुआ जो पार्ट है वो ग्राउंड मेरिस्टेम या भरण विभज्योतक की क्रियाशीलता से बनता है। तो एपिडर्मिस प्रोटोडर्म से, जाइलम फ्लोएम प्रोकैम्बियम से, बाकी शेष पूरा पार्ट है वो भरण विभज्योतक की क्रियाशीलता से बनता है। और भरण विभज्योतक की क्रियाशीलता से जो बनेगा वो सबसे ज़्यादा टिश्यू सिस्टम भी होता है। क्लियर बात? तो ये अपने देखा कि कार्य के आधार पर जो विभज्योतक है वो कैसे कैसे काम करता है। अब देखते हैं विभाजन के तल के आधार पर। विभाजन के तल के आधार पर विभज्योतक। प्लेन डिवीजन यानी विभाजन के जो तल होते हैं वो कितने तलों में विभाजन हो रहा है इसके आधार पर। उसमें पहला होता है उसे बोलते हैं सिरा विभज्योतक। सिरा विभज्योतक। देखिए सिरा विभज्योतक रिब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सिरा का मतलब होता है कि जब कोशिका के अंदर विभाजन केवल एक तल में होते हैं, एक प्लेन के अंदर होते हैं, तो इसमें जो विभाजन होंगे, इसमें विभाजन एक तल में होते हैं, एक तल में होते हैं, जिससे कोशिकाओं की सेल्स की लंबी कतार बनती है। लंबी कतार बनती है। एक लंबी क्यू बनती है। जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर विभाजन इधर हुआ, फिर इससे एक सेल फिर बन जाती है, फिर विभाजन ऐसे हुआ, एक सेल फिर बन जाती है, यानी कि विभाजन एक ही साइड में चलते जाते हैं, जिससे कोशिकाओं की एक लंबी सी कतार बनती है, लॉन्ग क्यू बन जाती है, तब उसे बोलते हैं शिरा विभज्योतक। जैसे कॉर्टेक्स का निर्माण। तो जो कॉर्टेक्स का निर्माण होता है वो कौन से विभज्योतक की क्रियाशीलता से होता है? तब आंसर होगा सिरा विभज्योतक। सिरा विभज्योतक रिब मेरिस्टेम के अंदर विभाजन के तल कितने होते हैं? एक तल होता है। ऐसे ही पित्त का निर्माण, पित्त मज्जा निर्माण। तो मज्जा का निर्माण भी किसकी क्रियाशीलता से होगा?
ये रिम मेरिस्टेम की वजह से। तो आपको एक शब्द याद रखना है कि इसमें विभाजन कितने तलों में होता है सेल के अंदर, एक तल में होता है, जिससे कोशिकाओं की लंबी कतार बन जाती है, तब उसे शिरा विभज्योतक के नाम से जाना जाता है। दूसरा है उसे बोलते हैं पट्टिका या प्लेट विभज्योतक, पट्टिका या प्लेट विभज्योतक। इसका मतलब होता है कि इसमें सेल में विभाजन दो तलों में होता है, दो तलों में एक साथ होता है, टू प्लेन में होता है। कितने तलों में विभाजन होगा? दो तलों में एक साथ। जैसे सेल ये है, इस सेल के अंदर विभाजन इधर हो रहा है, उसी टाइम पर सेल के अंदर विभाजन इधर भी होता है, जिससे इधर भी एक सेल्स का निर्माण होगा और इधर भी एक सेल बनेगी। फिर इसमें विभाजन इधर होगा, इधर भी होगा, जिसकी वजह से नई सेल्स का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे करके जब विभाजन जब एक साथ दो तलों में होते हैं, तब उससे कोशिका की प्लेट जैसी संरचना का निर्माण होता है। और इसका एग्जाम्पल होता है जैसे पत्ती के अंदर, पत्ती का निर्माण, लीफ फॉर्मेशन। तो पत्ती जो होती है, लीफ होते हैं, पर्ण फलक होते हैं, उन पर्ण फलक के अंदर जो निर्माण की क्रिया होती है वो प्लेट विभज्योतक की क्रियाशीलता से होती है। प्लेट मेरिस्टेम के अंदर विभाजन एक साथ दो तलों में होता है, जबकि सिरा के अंदर विभाजन एक साथ एक तल में होता है। ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है। तीसरा है संहति विभज्योतक, संहति विभज्योतक या मैसिव मेरिस्टेम। संहति विभज्योतक, संहति विभज्योतक का मतलब होता है जब विभाजन एक किसी भी सेल के अंदर जितने भी तल होते हैं उन सभी तलों में एक साथ होता है। अर्थात कह सकते हैं कि इसके अंदर, इसमें सेल में विभाजन एक साथ अनेक तलों में होता है, अनेक तलों में, अनेक तलों में होता है, जिससे कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं, कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं। यानी कोई भी जो सेल्स है उसके अंदर, जैसे ये सेल है, इसके अंदर विभाजन हर संभव दिशा में, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, यूं भी होता है। यानी हर तरफ सेल के अंदर डिवीजन चलते हैं, जिससे सेल के अंदर बहुत सारा द्रव्यमान, मास बन जाता है। अर्थात द्रव्यमान की सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है इसके अंदर, इसीलिए इसे मैसिव मेरिस्टेम कहते हैं। संहत विभज्योतक, तो संहत का नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो सबसे ज़्यादा बढ़ता है। जिसका एग्जाम्पल होता है जैसे भ्रूण का निर्माण, जैसे भ्रूण, एम्ब्रियो का निर्माण, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, या भ्रूणपोष का निर्माण, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म का निर्माण। एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, जो भ्रूण को पोषण देता है उसे भ्रूणपोष कहते हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म के अंदर हैप्लॉइड होता है और एंजियोस्पर्म के अंदर ट्रिप्लॉइड होता है। तो जिम्नो के अंदर भ्रूणपोष कैसा रहता है? हैप्लॉइड, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है। जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर ये ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद त्रिसेलियन ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा बनता है। तो ये जो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होते हैं,
ये मैसिव मेरिस्टेम की क्रियाशीलता से बनते हैं। और मैसिव का मतलब होता है कि जब सेल के अंदर डिवीजन अनेक तलों में होता है। तो ये लिखिए अपन ने विभाजन के तल के आधार पर विभज्योतक, विभाजन के तल के आधार पर विभज्योतक। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन डिवीजन। तो सिरा विभज्योतक का मतलब जिसमें एक तल में विभाजन होगा, प्लेट का मतलब जिसमें विभाजन एक साथ दो तलों में होगा, और मैसिव का मतलब जिसमें विभाजन एक साथ अनेक तलों में होगा, जिससे बहुत ज़्यादा द्रव्यमान का निर्माण होता है, बहुत ज़्यादा आकार में वृद्धि होती है, कोशिकाओं के बहुत ज़्यादा ग्रुप बनते हैं, जिससे द्रव्यमान सबसे ज़्यादा। तो ये हमने देखे कि विभाजन जो होते हैं उसके आधार पर, या कार्य के आधार पर, या स्थिति के आधार पर, या उत्पत्ति के आधार पर विभज्योतक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनसे संबंधित अपन ने चर्चा की। यहाँ से आगे की बातें फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।